चैप्टर नंबर 4 का हम कर रहे हैं। और तो चैप्टर नंबर 4 में आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ हो। और जो इससे पहले हमने किया था वो हमने किया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की हमें धारिता निकालनी थी जब प्लेटों के मध्य जो पैरावैद्युत पदार्थ है वो पूर्णतः भरा गया था। अब जो पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है वो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य वो आंशिक रूप से भरा गया है। तो देखना धारिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और पैरावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है कि प्लेटों के मध्य जैसे कोई हमने पानी भर दिया है, अब्रक भर दिया है, मोम भर दिया है, इस प्रकार से कोई अगर हम पैरावैद्युत है वो आंशिक रूप से अगर भर दें तो धारिता के ऊपर है वो क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी गणना हमें यहाँ पर करनी है। तो देखना कैसे गणना करेंगे। जो हमने जो पीछे जो टॉपिक किया था वैसे का वैसा वही प्रोसेस रहेगी। C बराबर Q/V, V का मान निकालेंगे और C में रख देंगे तो हमारे पास धारिता आ जाएगी। तो देखना वही हमें यहाँ पर करना है। अपने पास ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। यहां पर है +Q और यहां पर है -Q। ठीक है, यहां पर आवेश है प्लस और जितना यहां पर प्लस है उतना ही यहां पर माइनस होगा। ये प्रेरण के कारण यहां पर है वो प्रवाहित हो जाता है आवेश। और इस प्लेट के इस साइड आवेश प्रवाहित होता है प्लस। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि जो प्लस है वो विभव में वृद्धि करता है और विभव में अगर वृद्धि होगी तो धारिता कम होती है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, प्लस को भूसंपर्कित कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्लस था उसको हमने भूसंपर्कित कर दिया था, जिससे जो सारा प्लस है वो जमीन के अंदर चला जाता है या फिर इससे इलेक्ट्रॉन है वो जमीन से निकल कर वो प्लस को निरस्त कर देते हैं। तो प्लस को इस प्रकार से हम हटा देते हैं और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, इस प्लेट पर माइनस बचेगा। और जो माइनस है उसके कारण क्या होता है कि विभव में आती है कमी। और अगर विभव में कमी आएगी तो धारिता वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि C बराबर होता है Q/V, यानी कि जो C व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/V के, यानी कि V का मान जितना कम होगा और C का मान उतना ही बढ़ेगा। इसलिए हमें विभव को कम करना होता है और विभव को अगर हम कम कर देंगे तो धारिता वो बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर आता है माइनस। अब ये जो प्लेट है इन प्लेटों के बीच की दूरी वो है t। अल्प दूरी होती है, दोनों समांतर व्यवस्थित होती हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो है t। अब इन प्लेटों के बीच में जो पिछले टॉपिक में हमने पूरी तरीके से पैरावैद्युत पदार्थ भरा था, लेकिन अब की बार पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है। आंशिक रूप से कोई एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ इसमें हम भर देते हैं। इस प्रकार से कोई पदार्थ हमने इसके अंदर भर दिया है और ये जो पट्टिका है इसके अंदर इसकी मोटाई है t। ठीक है, आंशिक रूप से कोई पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका पैरावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r है। और ये पूरी परत की जो मोटाई है समांतर प्लेट संधारित्र की वो है d और ये आंशिक रूप से जो भरा गया है ये है t। अब जो शेष भाग है, जैसे कि ये भाग बच गया है, अपना ये भाग बच गया है, ये यहाँ पर क्या है, वायु है। और इस वायु परत की जो मोटाई है वो कितनी हो जाएगी, ये d है और ये t है, d - t तो रहेगा, यानी कि d - t में अपने क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है, क्योंकि ये भाग भी निर्वात में है और ये जो बच गया उसमें भी क्या है, वायु है। और ये जो वायु परत की मोटाई है ये है d और इसमें से हम क्या घटा देंगे, ये जो परत है उस परत की मोटाई घटा देंगे t, तो बाकी के जो एरिया बचेगा वो हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एक तो ये, जिसको हम नाम लिख देते हैं A1, जो किसके कारण उत्पन्न हुआ है,
जो निर्वात या फिर वायु के कारण उत्पन्न हुआ है, और एक इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको हम लिख देते हैं E2। तो देखना कैसे करेंगे। धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, और धारिता की परिभाषा क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, यानी कि आवेश तथा विभव का जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं धारिता। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, V का मान हमें निकालना है। जो कैलकुलेशन अब हम करेंगे वो V का मान निकालने के लिए करेंगे, और जैसे ही V का मान हमारे पास में आ जाएगा, वो मान हम इस समीकरण में रख देंगे, तो हमारे पास में धारिता है वो आ जाएगी। तो अब हम जो करेंगे वो किसके लिए करेंगे, इस V का मान निकालने के लिए करेंगे, और जो V बराबर होता है वो होता है E इंटू में D। तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, इस E का मान निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दो उत्पन्न हो रहे हैं, एक तो निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र और दूसरा है माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखना दोनों विद्युत क्षेत्र वो क्या क्या आएंगे, क्योंकि हमें पता है V बराबर होता है E गुणा में D। ठीक है, तो E का मान हमें निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, एक तो E1 जो है निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र, और दूसरा किसके कारण है, जो माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र E2। तो E1 और E2 का मान हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और मोटाई हमें पता है, जो माध्यम भरा हुआ उसकी मोटाई है T, और जो शेष भाग जो बच गया है, जैसे कि ये बच गया, ये बच गया, इस भाग की मोटाई कितनी आएगी, D में से हम क्या घटा देंगे, T घटा देंगे। तो जो बाकी जो बच गया है हवा, उसकी मोटाई हमें पता चल जाएगी D माइनस T। तो देखना आगे कैसे करेंगे। वायु परत की मोटाई, वायु परत की मोटाई कितनी है, जो हवा वाली जो निर्वात है वो जो मोटाई है वो D में से T घटाएंगे। वायु परत की मोटाई D माइनस T में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र हमने माना है E1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E1, और इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर हमें पता है Q अपॉन A होता है। तो E1 बराबर हम करेंगे तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये हमारे पास में आ गया है E1, जो किसके कारण आए हैं, कि जो वायु परत की मोटाई है उसके कारण विद्युत क्षेत्र आए हैं। A1 इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब जो दूसरा विद्युत क्षेत्र है वो है E2, और जिसकी मोटाई कितनी है T, यानी कि ये माध्यम है पैरा वैद्युत, उसके लिए विद्युत क्षेत्र हम देखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पैरा वैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र, पैरा वैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। पैरा वैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। तो यहाँ पर E2 बराबर हम करेंगे तो कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई माध्यम भरा हुआ है तो मैंने आपको बताया था 1 अपॉन एप्सिलॉन R गुणा आ जाएगा जो निर्वात के विद्युत क्षेत्र का। तो E2 इक्वल टू सिग्मा का मान कितना होता है Q अपॉन A। तो यहां से मान लिखेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये हमारे पास में E2 का मान आ गया है। जो विद्युत क्षेत्र किसके लिए है, ये जो पैरा वैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र है उसका मान हमने निकाल लिया है। और ये है वायु परत की मोटाई, यानी कि निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र इतना आ गया और माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र आया है E2 बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। अब हमें निकालना है विभव, इस विभव V का मान निकालना है। तो V बराबर हमें पता है होता है E गुणा D, क्योंकि हमें ये जो संबंध हमने किया था कि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमने निकाला था E बराबर V अपॉन में D। तो यहां से V बराबर करेंगे तो कितना आएगा E गुणा में D। लेकिन यहाँ पर जो अपना विद्युत क्षेत्र है वो दो उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए जो विभव वो दोनों के लिए हम करेंगे तो वो आएगा V बराबर निर्वात
या वायु में विद्युत क्षेत्र निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र गुणा मोटाई प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र गुणा मोटाई। तो V इक्वल टू निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र, और निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 है, E1 लिख दिया, गुणा मोटाई, वायु परत की मोटाई कितनी है, d माइनस टी, यहां पर लिखेंगे d माइनस टी, प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है, यहां पर हम लिखेंगे E2 इंटू मोटाई, और ये मोटाई कितनी, इसकी स्मॉल टी, ये लिख दिया है स्मॉल टी। अब V इक्वल टू E1 का मान कितना दिया हुआ है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से E का मान लिखेंगे, E1 का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में D माइनस टी, प्लस E2, और E2 का मान ये रहा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और इंटू में क्या आ गया T। क्योंकि हमें विभव निकालना है V का मान, तो V बराबर होता है A गुना D, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है 2, तो V बराबर आएगा निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र इंटू में D है यानी कि इस निर्वात या फिर विद्युत निर्वात या फिर जो वायु है उसकी मोटाई, तो उसकी मोटाई कितनी है D माइनस टी, प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है E2 है, और इसकी मोटाई कितनी है T। तो E1 और E2 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, ये रहा E1 का मान और ये रहा E2 का मान, दोनों मान यहाँ पर रख दिया है। आगे देखना क्या करेंगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, देखना यहाँ पर भी है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और एक ये भी है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। V बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास में विभव आ गया है, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। V इक्वल टू आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ये समीकरण नंबर 2 आ गया है, यानी कि V का मान हमारे पास में आ गया है। तो अब हम करेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और जैसे ही हम समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे हमारे पास में धारिता है वो C आ जाएगी। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान हम रखेंगे अब 1 में, देखना कैसे रखेंगे। C बराबर अपने पास है Q अपॉन V, तो C बराबर Q अपॉन V का मान देखना ये रहा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये हमने V का मान है वो रख दिया है। अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया है, नीचे बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये धारिता का हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3, क्योंकि V का मान ये आ गया था और V का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया है, तो Q से Q कैंसिल, ये जो A एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। अब देखना इसको आगे सरल करते हैं, पहले इसको एक बार और समझते हैं।
हमें धारिता निकालनी थी, जबकि पैरा वैद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से इन प्लेटों के मध्य भरा हुआ है। तो ये जो अपने पास धातु की दो प्लेटें हैं, एक के ऊपर प्लस क्यू है और दूसरे के ऊपर उतना ही माइनस है, और इसके मध्य एक आंशिक रूप से कोई पैरा वैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, वो पट्टिका हम रख देते हैं जिसकी मोटाई है टी। और ये जो कंप्लीट जो मोटाई है अपनी वो कितनी है, इसके बीच की दूरी स्मॉल डी है। हमें निकालनी है कि इसके ऊपर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा हो गई है C बराबर है Q अपॉन में V। इसको समीकरण नंबर लिख दिया है 1। अब इसमें दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो जो ये वायु बची हुई है यहाँ पर ये वायु बची हुई है, और जिसकी मोटाई कितनी है, जो परत है वो डी में से क्या घटा देंगे टी, तो हमारे पास जो एरिया बचेगा उस एरिया में क्या बचेगी, सिर्फ वायु बचेगी। तो वायु परत की मोटाई डी माइनस टी में विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र हमने माना है E1, यानी कि निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र है, और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान होता है Q बटा A। तो यहाँ से E1 का मान आएगा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके अंदर उत्पन्न हो रहा है पैरा वैद्युत माध्यम में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरा वैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो E2 इक्वल टू इस विद्युत क्षेत्र का, ये जो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है, इस विद्युत क्षेत्र का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुणा किया है और सिग्मा का मान रखा है, तो E2 का मान आ गया है। हमें निकालना है विभव। तो विभव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुणा में दूरी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हैं, तो विभव भी उन दोनों के लिए निकलेगा, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो परिणाम में विद्युत विभव आ जाएगा। तो V इक्वल टू निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र, ये हमने निकाला था E1 गुणा इसकी मोटाई, और इसकी मोटाई है D माइनस टी, प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और माध्यम में विद्युत क्षेत्र हमने निकाला है E2 और इसकी मोटाई है स्मॉल t, ये लिख दिया स्मॉल t। अब E1 और E2 का मान, E1 का मान ये रहा और E2 का मान ये रहा, दोनों मान हमने यहाँ पर रख दिए। E1 का मान है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में D माइनस टी, प्लस E2 का मान है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुणा में टी। यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर से हमने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया है। अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया है। ये हमारे पास विभव आ गया है। तो इस विभव का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हमारे पास में धारिता C का मान आ जाएगा, जिसको हमने समीकरण नंबर दे दिया है 3। अब देखना है, इसको आगे करते हैं। ये अपने पास समीकरण नंबर है 3। अब इस समीकरण 3 को आगे हम सरल कर सकते हैं। देखना किस प्रकार से करेंगे। यानी कि समीकरण 3 अपना है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये समीकरण हमारे पास में आ गया है। तो अब देखना, इसको आगे सरल करेंगे। A एप्सिलॉन नॉट बटा D माइनस, ये इसमें ये भी T है, इसमें T है, T को कॉमन ले लिया है, जो अंदर बचेगा वो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एक फॉर्मूला धारिता का ये आ गया है। यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया है, T कॉमन ले लिया, तो T इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, एक फॉर्मूला है धारिता का, ये आ गया है। अब देखना अपने पास, यदि T बराबर कितना हो, D हो, यानी कि पैरा वैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा गया है, यानी कि पैरा वैद्युत पदार्थ अगर पूर्ण रूप से भरा गया है तो T बराबर हम रखेंगे D। तो देखना इस समीकरण में रखते हैं C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस, यहाँ पर T है, T की जगह भी क्या रखेंगे D, प्लस ये भी T है, T की जगह रखेंगे D अपॉन एप्सिलॉन R। तो D से D कैंसिल हो गया है, तो C बराबर बचा है, वो बचा है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R चला गया ऊपर, तो C बराबर कितना बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D।
तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और ये एप्सिलॉन R। जो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D क्या होता है, निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र होता है, जिसको हम निर्वात की धारिता होती है, जिसको हम लिख सकते हैं C0 और इंटू में C एप्सिलॉन R। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब के लिए है, जब पैरावैल्यूतांक पदार्थ पूर्ण रूप से भरा गया है। जब पैरावैल्यूतांक पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसके लिए कंडीशन हमने पीछे निकाली थी। इससे जो पहले जो टॉपिक क्या था, उसमें हमने यही मान निकाला था, C बराबर C0 एप्सिलॉन R। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कंप्लीट कैलकुलेशन की थी धारिता निकालने के लिए, जब पैरावैल्यूतांक पदार्थ क्या था, पूरा का पूरा इसमें भरा हुआ था। यानी कि अगर इसी समीकरण में हम T बराबर अगर हम D रख देंगे तो हमारे पास में वो कंडीशन आ जाएगी जब पैरावैल्यूतांक पदार्थ पूर्ण रूप से भरा गया था। तो इस प्रकार से आपको एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और जो V का जो विभव का फॉर्मूला था वो आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो अपना ये टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पैरावैल्यूत पदार्थ आंशिक रूप से भरा गया है। ये अपना टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुका है।